गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह की परिभाषा, प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में जाने। आज हम विराम चिन्ह के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3 अभ्यास कार्य हल करेंगे, जिसमें लिखित का प्रश्न संख्या 3 हम हल करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। पहला इसमें है, विशेषण कहाँ कहाँ दौड़े, क्या क्या बचाए। अब इसमें हम देखेंगे कि कहाँ उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब देखो, इसमें विशेषण कहाँ कहाँ शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ हम डैश लगाएंगे या योजक चिन्ह लगाएंगे। फिर कहाँ कहाँ दौड़े, दौड़े के बाद में अर्ध विराम का चिन्ह लगाएंगे। कहाँ कहाँ दौड़े, यहाँ अर्ध विराम का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके आगे है, क्या क्या बचाए, और क्या क्या बचाए, क्या क्या 2 बार शब्द आया है, पुनरुक्त के शब्द हैं, इसलिए क्या क्या के बीच में भी डैश होगा। फिर बचाए इस वाक्य का अंतिम शब्द है, तो यहाँ हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। बचाए के बाद में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसी तरह से खा पॉइंट देखेंगे। इसमें देश में विनाशकारी बाढ़ें आने का एक मुख्य कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई। अब इसमें हम विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देश में विनाशकारी बाढ़ें आने का एक मुख्य कारण है, यहाँ थोड़ा रुकना पड़ रहा है पूर्ण विराम से कम, तो यहाँ है के बाद में अर्ध विराम होगा। है के बाद में यहाँ अर्ध विराम का चिन्ह लगाएंगे। फिर वनों की अंधाधुंध कटाई, कटाई के बाद में कोई शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ ये अंतिम शब्द है, इसलिए हम यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। फिर 11 नंबर पे आएंगे, कबीर ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अब इसमें देखेंगे कि कबीर ने कहा, यहाँ है के बाद में कबीर ने कहा है के बाद में अर्ध विराम का चिन्ह होगा। क्या कहा है? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यहाँ देखेंगे, जब किसी व्यक्ति के मूल कथन को उद्धृत किया जाता है, कहा जाता है, तो हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि इन्होंने कहा है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो यहाँ सांच के पहले उद्धरण चिन्ह दोहरा रहेगा, और यहाँ इसका झूठ बराबर पाप, इसको दोहरे उद्धरण चिन्ह से इसको क्लोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद में पाप के जस्ट बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे, उसके बाद में दोहरा उद्धरण चिन्ह जो है लगाएंगे। और इसके बीच में है सांच बराबर तप नहीं, नहीं के बाद में भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इस तरह ये हुआ, कबीर ने कहा अर्ध विराम, सांच के पहले उद्धरण चिन्ह दोहरा चिन्ह, फिर उसके बाद में तप नहीं, नहीं के बाद में अल्प विराम, फिर उसके बाद में झूठ बराबर पाप है पूर्ण विराम, फिर उसके बाद में दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस तरह ये पूर्ण हुआ। फिर घाप बिंदु देखेंगे हम, जफर खुशी से शाबाश, क्या है? सोना चांदी। अब इसमें हम कहाँ कहाँ जो है विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। जफर खुशी से शाबाश, शाबाश कह रहा है, तो यहाँ हम जो है विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे।
विस्मय सूचक शाबाश के तुरंत बाद, क्योंकि इसमें हर्ष का बोध हो रहा है। फिर क्या है, यहाँ हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। क्या है के बाद में अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। सोना चांदी एक ही जो है प्रकार की धातुएं हैं, तो सोना चांदी के बीच में हम डैश का प्रयोग करेंगे, और चांदी शब्द क्योंकि इस वाक्य का अंतिम शब्द है, इसलिए हम यहाँ पूर्ण चांदी के जस्ट बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। अब ये हो गया जफर खुशी से कहा शाबाश, फिर उसके बाद में हो जाएगा विस्मय सूचक चिन्ह। क्या है, सोना चांदी, सोना चांदी के बीच में डैश लगेगा। फिर अगला नंबर हम लोग देखेंगे कि हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब आस तो जी नहीं चाहता, कहते कहते हमारा गला भर आया। अब इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ जो है विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, दिया के तुरंत बाद जो है अर्धविराम का प्रयोग होगा। जवाब दिया, इसके बाद में अर्धविराम का प्रयोग होगा। फिर उसके आगे नहीं साहब आज तो, नहीं साहब आज तो जी नहीं चाहता, कहते कहते, एक ही प्रकार के दो शब्द आगे, कहते कहते के बीच में योजक चिन्ह लगेगा। फिर हमारा गला भर आया, आया इस वाक्य का अंतिम शब्द है, इसलिए आया के जस्ट बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे। प्रश्न संख्या 3 का अंतिम वाक्य 4 नंबर का है, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। अब इसमें देखेंगे कि मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, इस सेंटेंस में क्या का प्रयोग हुआ है, ये प्रश्नवाचक वाक्य इसके अंत में लगेगा। है के तुरंत बाद जो है प्रश्नवाचक वाक्य लगाएंगे। इस तरह प्रश्न संख्या 3 पूर्ण हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4 के बारे में अब देखेंगे। उचित मिलान कीजिए। जैसा कि इसमें है, विवरण देने पर कौन सा चिन्ह रहता है, संक्षेप में लिखने पर कौन सा चिन्ह लगेगा, ज्यादा लिखने पर कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्न पूछने पर कौन सा चिन्ह लगेगा, और वाक्य पूरा होने पर कौन सा चिन्ह लगेगा। अब हम देखेंगे विवरण देने के लिए हम जो है इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये यहाँ हम विराम करेंगे। इसी तरह संक्षेप में लिखने के लिए हम ये लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी तरह ज्यादा रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, इसके लिए ये चिन्ह निर्धारित है। फिर इसी तरह से प्रश्न पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग यानी प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर इसी तरह से वाक्य पूरा होने पर यानी पूर्ण विराम का हम प्रयोग करते हैं। फिर से देख लो, विवरण देने के लिए हम इस तरह का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ज्यादा रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछने पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग यानी प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5। निम्नलिखित गद्यांश में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। लिखा हुआ है, पहली इसकी पंक्ति है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। यहाँ पूर्ण विराम का थी के तुरंत बाद जो है पूर्ण विराम करेंगे। फिर उसके आगे है, अरे बाप रे वो बिजली थी। यहाँ देखो एक तरह से मतलब बहुत शौक की इसमें बात है, अरे बाप रे शब्द आ गया है
आश्चर्यजनक बात आ गया है तो अरे बाप के बाद तुरंत विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अरे के तुरंत बाद। फिर वो बिजली थी, यहाँ थी के बाद में हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। या आफत, यहीं पर वाक्य पूर्ण हो रहा है, इसलिए आफत के बाद में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। अगली पंक्ति में देखेंगे, याद आते ही अब भी दिल धक धक, दो शब्द एक ही प्रकार का आ गया, इसलिए यहाँ हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, डैश लगाएंगे। करने लगता है, कामा रहेगा, है के तुरंत बाद कामा यानी अल्प विराम रहेगा। और बिजली जहाँ गिरी थी के बाद में कामा लगाएंगे। वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था के तुरंत बाद में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। अंतिम पंक्ति देखेंगे, महाराज अब जब कभी बारिश होती है के बाद में यहाँ जो है हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। तो मुझे उस रात की याद हो आती है के बाद में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 5 भी पूर्ण हुआ। बहुविकल्पीय प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। पहला है का नंबर का, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयोग होता है। यहाँ हो जाएगा पहला ऑप्शन, यहाँ सही होगा लाघव चिन्ह, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर दूसरा हम देखेंगे, विपरार्थक या समानार्थक शब्द युग्मों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। इसमें देखिए 4 इसमें ऑप्शन दिया गया है, प्रश्न सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह। और यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ योजक चिन्ह हो जाएगा। योजक चिन्ह आप लोग निर्देशक चिन्ह काट करके सही कर लेंगे, योजक चिन्ह वहाँ लगा देंगे, लिखेंगे योजक चिन्ह सही है। गा नंबर का है, किसी चिन्ह द्वारा समान महत्व के शब्द अलग किए जाते हैं। समान महत्व के शब्दों को अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है योजक चिन्ह, दूसरा है उद्धरण चिन्ह, तीसरा है निर्देशक चिन्ह और चौथा है अल्प विराम। यहाँ चौथे क्रम का जो है अल्प विराम वही सही है। अंतिम है, किसी के कथन को मूल रूप में दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। पहला है लाघव चिन्ह, दूसरा है उद्धरण चिन्ह, तीसरा है पूर्ण विराम, चौथा है अर्धविराम। तो पूर्व में ही बताया गया है कि जो है किसी के कथन को मूल रूप से दर्शाने के लिए वहाँ उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर घ में जो सेकंड विकल्प है उद्धरण चिन्ह, इसी को हम सही मानेंगे और यही सही है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।